हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, सुबह सुबह हमारे अंतरात्मा में ख्याल आया कि एक नया केस बना था और बहुत दिनों से ये पुराना केस है। मेघालय वाले जो केस चल रहा है उसमें ये केस छुप गया था, तो हम जरा उस केस को देखते हैं। एक जुडिशरी का केस था और कल तो कपिल सिब्बल ने कल एक बात कहा था और उन्होंने ये कहा था कि भाई गवर्नमेंट ये सोच रही है, जो जज दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा को उनका रिमूवल करने के लिए, उनको हटाने के लिए। तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं, इंक्वायरी पहले हो जाने दीजिए तभी आप उनको हटाइए, और ये स्वतंत्रता का खिलाफ है जुडिशरी के लिए। तो ये कितना सत्य है इस चीज को हम जरा देखते हैं। देखिए, ये केस है कहानी एक जज की, और ये जज हैं माइलॉर्ड हैं, ये माइलॉर्ड यशवंत वर्मा। जज यशवंत वर्मा का है केस, और ये केस कहां का है? दिल्ली हाई कोर्ट का। इस केस में हुआ क्या था? तो इस केस में ऐसा हुआ था कि माइलॉर्ड जो है, ये इन माइलॉर्ड के घर में बहुत सारे कैश मिला था। और कैश कैसे मिला था कि स्टोर रूम में आग लग गई थी तो जलते हुए नोट पाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए का कैश जल गया था इनके स्टोर रूम में। बड़ी भयानक है भाई। तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जैसे देश में करप्शन तो आम बात होते जा रही है। और देखो, माइलॉर्ड जो हैं, ये लोग जो माइलॉर्ड हैं, इनका एक खूबी है। खूबी ऐसा है कि माइलॉर्ड अपॉइंटमेंट खुद ही करेंगे। माइलॉर्ड रिमूवल करने के लिए भी, यदि हटाना भी है पद से, तो माइलॉर्ड के ही सहमति होना जरूरी है। मतलब माइलॉर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? माइलॉर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि ये भगवान के रूप में हो गए हैं, भगवान के रूप में। और माइलॉर्ड का एक और खासियत है कि माइलॉर्ड के बारे में आपने गलत सलत बोला तो माइलॉर्ड के संविधान में शक्ति है, आर्टिकल 129 पे आपको कोर्ट में बुला के आपको जलील भी किया जा सकता है। इवन आपको 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए रखा भी जाता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो भारत में एक ही ऐसी संस्थाएं हैं दोस्तों, वो है जुडिशरी, जिसका काबू करना बड़ा मुश्किल काम है। इवन प्रधानमंत्री करप्शन करता है तो 5 साल में जनता द्वारा उनको हटाया जा सकता है। लेकिन माइलॉर्ड ऐसे हैं कि माइलॉर्ड को हटाना बड़ा मुश्किल काम है इस देश में। मतलब ये भगवान के रूप में है कि भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकता है, और इनसे होता भी नहीं है गलती। बहुत सारे केस बने, आज तक किसी भी जज का रिमूवल नहीं हो पाया, अपने पदवी से कभी हटे नहीं। लेकिन इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अब की बार सरकार ने शायद तय किया है कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन यही है कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीनियर वकील हैं, ये लोग भी बचाव में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, आप हटा नहीं सकते। माइलॉर्ड को कैसे हटा दोगे? माइलॉर्ड को हटा दोगे तो स्वतंत्रता के खिलाफ है, उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप पिलर को तोड़ रहे हो, डेमोक्रेटिक पिलर को। तो इनका बड़ा खतरनाक चीज है। और सबसे बड़ी बात है, माइलॉर्ड जितने भी हैं लोगों का, किसी भी संस्थाएं में एक अपोजिशन होता है, मतलब कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होता है। लेकिन केवल ये एक ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर आप आवाज नहीं उठा सकते। और किसी भी जज को आवाज उठाते हुए देखे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। माइलॉर्ड पे उंगली उठ रहा है तो उसको देखा जाए, उसको सुधारा जाए। 2014 में इस सरकार ने सुधारने की कोशिश करी अपॉइंटमेंट के केस में, इनकी नियुक्ति के केस में। लेकिन माइलॉर्डों ने बोल दिया कि भाई ये गलत है, ये सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती हमारी अपॉइंटमेंट में, और हमें हटाने में हम ही तय करेंगे। अब देखो, इन माइलॉर्ड के हुआ क्या? तो माइलॉर्ड जो है दिल्ली हाई कोर्ट के थे, इनको कैश मिला था। तब सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल बैठा, उससे पहले इनकी सजा तय हुई। और दोस्तों, सजा क्या तय हुई? तो इनकी सजा बड़ा, तो ये माइलॉर्ड का सजा मिली। और माइलॉर्ड की सजा क्या मिली? तो माइलॉर्ड का बड़ी भयानक सजा मिली कि पहले माइलॉर्ड जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ करते थे, इनको वापस वहां पहुंचा दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। भाई साहब, सजा भी खतरनाक है माइलॉर्ड का, इतना सजा भयानक। हम तो कुछ जुडिशरी के बारे में बोल दे तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, 6 महीने तक जेल में भस्म हो जाएंगे। और माइलॉर्ड के घर मिला 15 करोड़ रुपए, तो उनको ट्रांसफर किया जाए वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बहुत बढ़िया। ये पूरा का पूरा यशवंत वर्मा केस में ऐसा चीजें हुआ है, ये केस है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां है।
जो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा देखते हैं इनकी रिमूवल की प्रोसेस। इनको रिमूवल प्रोसेस किसका? जज का। क्या है भारत में, कैसे किसी जज को हटाया जा सकता है भारत में? तो देखो बेटा, इसका एक ही तरीका है। कैसा तरीका है कि भैया दो कारण है जहां पर इनको हटाया जा सकता है। तो कारण, कॉज लिखोगे कारण, तो कारण के आधार पर दो चीजें हैं। एक है मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी। दो चीजों पे माय लॉर्ड को हटाया जा सकता है। और इसके बारे में प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया करप्शन के मामले हो, उल्टा पुल्टा सीधा मामला हो, इस केस में ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहलाएगा। और यदि मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, वो जजमेंट देने के उस कंडीशन में नहीं है, तो उनको हटाया जा सकता है। ये हटाने की कारण है। दूसरा चीज है हटाया कैसे जाएगा? तो देखो भाई, इनके लिए बहुत प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसा है माय लॉर्ड के लिए? तो प्रोटेक्शन ये कहता है कि इनको हटाने के लिए एक संविधान ने एक अधिनियम बनाया है, और वो क्या है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसके तहत इनको पहले किया क्या जाएगा? तो भाई इनको हटाने की भी प्रक्रिया, माय लॉर्ड को हटाने की प्रक्रिया माय लॉर्ड ही प्रारंभ करेंगे। जैसे जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में यह कहता है कि इसमें एक सीजीआई होगा, दूसरा एक हाईकोर्ट के जज होंगे, हाईकोर्ट के जज या सीजे होगा, और तीसरे होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। ये तीन पैनल बनेगी, 3 मेंबर की पैनल बनेगी इस अधिनियम द्वारा, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा, जिसमें सीजीआई होंगे, एक जज या चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के होंगे, और तीसरा बंदा होगा, ये होगा डिस्ट्रिक्ट जज। का मतलब होता है वो जो प्रेसिडेंट के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में उसको कानून की समझ हो। तो ये 3 बंदों की एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, और ये पेश करेंगे रिपोर्ट संसद को कि भैया इनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। कपिल सिब्बल इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वाला इंक्वायरी तो कर लो पहले, माय लॉर्ड की इतना प्रोटेक्शन है, बड़ा भयानक प्रोटेक्शन है। अब माय लॉर्ड जो है, ये यदि ऐसा हो गया तो संसद के पास जाएगा, और संसद में क्या होगा? तो संसद की प्रोसेस में बेटा देखो, तो संसद में लोकसभा है या राज्यसभा है? राज्यसभा है। इन लोकसभा और राज्यसभा में से पहले यहां पर 100 बंदे साइन करेंगे, 100 मेंबर साइन करेंगे, सिग्नेचर चाहिए 100 बंदों का, और यहां पर 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। और सिग्नेचर से क्या होगा बेटा? तो सिग्नेचर जब करेगा तो यह सिग्नेचर भेजा जाएगा लोकसभा में स्पीकर के पास, और यहां पर भेजा जाएगा चेयरमैन के पास। और यदि ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं इस मोशन को कि हां भैया इनको पद से हटाया जाए, इनको रिमूव किया जाए, तब इन केस में लोकसभा ने यदि साइन किया है तो लोकसभा में पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, या 50% +1 टोटल स्ट्रेंथ के इतना वोटिंग होगा। मतलब जितना स्ट्रेंथ है लोकसभा के उसके 50% +1 वोटिंग होगा फेवर में उनको हटाने के लिए, तभी लोकसभा में पारित होगा, या 2/3 से। यदि लोकसभा में पारित हो गया तो माय लॉर्ड को इनकी कहानी राज्यसभा में भेजी जाएगी, और राज्यसभा में भी सेम 50% +1 और 2/3। और यदि यह प्रक्रिया दोनों में खत्म हो जाता है, फेवर में आ जाता है कि उनको हटाया जाए, तो यदि ये साइन हो जाता है तो इसका मतलब जज हट जाएंगे अपने, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव, इंपीचमेंट। हमारे संविधान में इंपीचमेंट शब्द, महाभियोग शब्द केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, बाकी जज के लिए तो रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। इनको हटाने की प्रक्रिया है, इस बात को ऐसा प्रोसेस है इनका हटाने का, ऐसे हटाया जा सकते हैं माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड को हटाना बड़ा आसान नहीं है। जैसे हमने पहले देखा कि जो ये इंक्वायरी एक्ट है, और इस इंक्वायरी एक्ट में जज ही मौजूद है, और जज ने ही मना कर दिया कि नहीं भाई
हमारे माय लॉर्ड गलत नहीं है तो यह प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी, यह हटाने की प्रक्रिया जो है यह प्रारंभ ही नहीं होगा। इतना बड़ा प्रोटेक्शन, भगवान के बराबर प्रोटेक्शन दी गई है माय लॉर्ड को। अब देखिए माय लॉर्ड की अगली कहानी है कि ऐसे हटाया जा सकता है। यदि ऐसे हटाना तो इतना आसान नहीं है। अब ये तो हटाने की प्रक्रिया है, वहीं पे इनके अपॉइंटमेंट के भी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो इतना ही जंजाल है। थोड़ा उसकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया भी देखते हैं। और एक और चीज है जो हटाने की प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के लिए, यह अनुच्छेद में मौजूद है। आगे देखिए, यदि इसी बात करें कि जज की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो जरा इसको भी देख ले कि कितना प्रोटेक्शन है माय लॉर्ड को, कितना बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट में भी अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 124(3) होता है। अब देखो भाई, किसी भी जज की अपॉइंटमेंट का कंडीशन है कि कोई जज कैसे अपॉइंट हो सकता है, उनकी क्राइटेरिया क्या है। तो उनकी मुख्य 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया कह सकते हो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज, 5 ईयर तक कम से कम हाई कोर्ट के जज होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जज होना चाहिए। और इसके अलावा 10 साल तक एडवोकेट कम से कम किसी ना किसी हाई कोर्ट में होना चाहिए। और आखिरी में है, राष्ट्रपति के नजर में जुरिस्ट, राष्ट्रपति के नजर में कानून के जानकार होना चाहिए, तभी अपॉइंटमेंट हो सकता है। यह कंडीशन यदि फुलफिल करे तो यह बहुत बढ़िया है, यह होना ही चाहिए। और वहीं पे 217 है हाई कोर्ट के लिए। अब यदि ऐसा होता है तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इनकी अपॉइंटमेंट करने की शक्ति है प्रेसिडेंट के पास, कहने के लिए माय लॉर्ड को, क्योंकि प्रेसिडेंट का इतना हस्तक्षेप नहीं है। मेन है इनका कॉलेजियम सिस्टम, जो माय लॉर्ड द्वारा ही बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम इनकी अपॉइंटमेंट करेगा। तो माय लॉर्ड द्वारा बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम को देखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये वो प्रणाली है जहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जज की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए कॉलेजियम सिस्टम बना कैसे, जरा इसको देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, कैसे बना कॉलेजियम सिस्टम, तो बहुत सारे केस से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के केस से ही निकल के आया कॉलेजियम सिस्टम। और उसमें मुख्यतः 4 केस बने हैं। तो 4 केस को जरा देखते हैं कि वो 4 केस क्या थे, कि कॉलेजियम सिस्टम के 4 केस, कॉलेजियम सिस्टम के 4 केस, 4 केस। पहला केस बना था फर्स्ट जज केस 1981 में। उसके बाद दूसरा केस बना सेकंड जज केस 1993 में। फिर थर्ड जज केस 1998 में, और फोर्थ जज केस बना था 2014 में। ये 4 जज केस हुए हैं जहां से कॉलेजियम निकला है। तो देखते हैं कॉलेजियम। तो देखो दोस्तों, कॉलेजियम इस तरह से रहा है कि पहला जज केस में ऐसा था कि जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, खाली उनका एडवाइस लिया जाता था कि भाई इस जज की नियुक्ति करनी है, क्या कर दिया जाए। तो सीजीआई हां या ना कहें, यदि हां कहते हैं तब भी बाउंड नहीं हुआ करता था राष्ट्रपति पे कि उन्हीं को अपॉइंट करे। कहने का मतलब खाली सलाह था, सलाह दे सकते थे, सलाह की प्रक्रिया थी, बाउंड नहीं था। मतलब प्रेसिडेंट चाहे, मतलब सरकार चाहे तो अपने हिसाब से जज की नियुक्ति कर सकता था। यह फर्स्ट जज केस में हुआ था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा जो केस बना था उसी में आया था कॉलेजियम सिस्टम पहली बार, और यह कहा गया कि भाई सीजीआई के जो सलाह है वो केवल सलाह नहीं, सहमति है। कहने का मतलब केवल सीजीआई और साथ में 2 जज मिलके
प्रेसिडेंट को बताएंगे कि आप नियुक्ति इस जज को क्या करें। मतलब जो सलाह था पहला जज केस में, वो सलाह नहीं रहा, अब वो सहमति हो गया। मतलब जो सीजीआई कहेगा उसी की नियुक्ति हो सकता है, सीजीआई के साथ 2 जज और तीसरा चौथा जो बना था थर्ड जज केस में, वो जज केस में एक सीजीआई और 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यह नियुक्ति था। लेकिन सबसे खतरनाक हुआ ये 4th जज केस में, यहां पर कॉलेजियम बन गया। कोई बोलेगा आपसे कॉलेजियम का निर्माण कब हुआ, तो 3rd जज केस 1998 में। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर एक सीजीआई और 4 सीनियर जज होंगे जो नियुक्ति बताएंगे कि किस जज की नियुक्ति करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट केस था 4th जज केस में, और वो बड़ा मजेदार था। क्यों? क्योंकि इस 4th जज केस में, ये चौथा जज केस में सरकार ने जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी 99th संशोधन में, अमेंडमेंट में। और क्या किया कि यहां पर लेकर आए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट बिल, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट, जुडिशरी अपॉइंटमेंट बिल। पहली बार हुआ 4th जज केस में, जब सरकार को लगा, ये सरकार जब आई थी अभी पहली नहीं, इसको लगा कि अचानक हम जुडिशरी पे कंट्रोल कर लेंगे, उनका अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है ना उसी को बदल देते हैं। सरकार अभी नई थी, नया जोश बहुत ज्यादा होता है। उसने एक बिल बनाया 2015 में कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट बिल था 2014 का। आते ही सरकार 2014 में कि भाई जज को अपॉइंट करना है तो उसमें भागीदारी सरकार की भी होगा, मतलब कार्यपालिका का भी होगा। लेकिन माय लॉर्ड कहां मानने वाले, माय लॉर्डों ने कहा बड़े भयानक कि भैया ये तो गलत है, मतलब ये जुडिशरी की स्वतंत्रता के खिलाफ है। और माय लॉर्ड ने इसको खत्म कर दिया, वाइड कर दिया, शून्य कर दिया, इसको निपटा दिया कि नहीं भैया आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट में। सरकार को बोला 2014 में, तब सरकार को समझ में आया कार्यपालिका का कि माय लॉर्ड से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। माय लॉर्ड है बड़े ताकतवर, भगवान हैं, और उन्होंने इस अपॉइंटमेंट बिल को 99 संशोधन बिल को खत्म कर दिया, इस बात को लेकर कि आप न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप ना करें, यह स्वतंत्रता के खिलाफ है न्यायपालिका के। ऐसा कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण हुआ था और ऐसे अपॉइंटमेंट होता है। तो आज की यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट हो, यदि सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो उसके लिए क्या होगा, तो भाई सीजीआई 4 सीनियर जज बताएंगे। किसको बताएंगे? प्रेसिडेंट को बताएंगे, और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। वहीं पर यदि हाईकोर्ट का मामला है तो हाईकोर्ट का मामला में कैसे होता है कि वहां पर जज अपॉइंटमेंट, इसके भी कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम ऑफ हाई कोर्ट। और यह कैसे होता है कि यहां पर भी सीजे बैठा होता है, उस स्टेट का चीफ जस्टिस, साथ में 2 जज होंगे। किसी जज की अपॉइंटमेंट करानी है तो ये रिकमेंड करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर कहेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट कहेगा, फाइनल डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है, और उसमें भी एक सीजीआई और 2 जज होंगे। फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो हाई कोर्ट के जो उसके अपॉइंटमेंट करेगा। कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि माय लॉर्ड के पास शक्ति अथाह है, भगवान की तरह शक्ति है, और ये आवाज उठ भी नहीं रहा है जुडिशरी से कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। जो केस यशवंत वर्मा का बना था, अब तक तो आम आदमी होता तो उसको घसीट के जेल में डाल दिया गया होता। तो माय लॉर्ड आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप पे उंगली उठ रही है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, जो दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं वो पहले खुद में बदलाव करे। तो यही बात लागू होता है आप पे माय लॉर्ड। पहले ट्रांसपेरेंसी अपने अंदर लाइए, इन केस को देखिए, विश्वास को जगाइए कि वाकई आप माय लॉर्ड हैं। यदि ऐसा करने में आप असफल रहे तो इस देश को भुगतान बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है माय लॉर्ड, लोग का पेशेंस जो है ना वो कमजोर पड़ते जा रहा है माय लॉर्ड। इसको देखिए, समझिए।
इसको बैलेंस करिए। चेक्स एंड बैलेंस की पद्धति बहुत जरूरी है। चेक्स एंड बैलेंस की पद्धति बहुत जरूरी है। आप चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा तीनों ऑर्गन में, कौन कौन सा, जुडिशियरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में यदि ऐसा नहीं होगा चेक्स एंड बैलेंस, तो सब तहस नहस हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी माय लॉर्ड। तो ये समझने वाला ये आप ही के ऊपर है, क्योंकि शक्ति आप ही के पास है। आप कितना डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण आप कितना करते हैं, ये आप ही पर डिपेंड कर रहा है। आज ही के लिए इतना छोड़ते हैं, आप पर ही छोड़ के जाते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप बेहतर करेंगे इस देश के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।